नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में शराब घोटाला का जो ऐसा मामला है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रहते हुए बीजेपी ने बतौर विपक्ष इस घोटाले को इस तरीके से उठाया जिसकी गूंज आज तक सुनाई पड़ रही है। ताजा मामला पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का और वहां कोर्ट के द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए, राहत के लिए हाई कोर्ट की ओर जाने के निर्देश को लेके है। पूरे मामले पे भूपेश बघेल ये चाह रहे हैं कि उन्हें राहत मिले या जेल में बंद उनके पुत्र चैतन्य बघेल पे जो कार्रवाई की गई है उसके खिलाफ वो कोर्ट तक गए। लेकिन पूरे मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक याचिका की सुनवाई 6 अगस्त को और बाकी याचिका के लिए आप हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तब से छत्तीसगढ़ की सियासत में खलबली मच गई कि आखिरकार क्यों भूपेश बघेल को, पूर्व मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। इसी विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजनीति में जबरदस्त हलचल मची हुई है। शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही है। 4 अगस्त को कोर्ट में पेश हुए चैतन्य को स्पेशल कोर्ट ने फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इधर अब खुद भूपेश बघेल सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर दरवाजा खटखटा चुके हैं, जिसकी तस्वीरें भी लगभग साफ हो चुकी है। एक तरफ बेटे को कानूनी फंदे से निकालना है, दूसरी तरफ खुद पर कसते शिकंजे से बच निकलना। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। ईडी की जांच, गिरफ्तारी और पूछताछ की वैधता को दी थी याचिका में चुनौती। भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल ने गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत राहत के लिए हाईकोर्ट का रुख करने के निर्देश दिए। जांच और गिरफ्तारी के लिए पीएमएलए की धाराओं के खिलाफ नई याचिका दाखिल करने के भी निर्देश। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। कई घोटालों को लेकर जांच एजेंसियों की कार्रवाई के दायरे में पूर्व सीएम बघेल, बेटे चैतन्य बघेल भी। कुल मिलाकर भूपेश बघेल की 2 अर्जियों में से एक को सुप्रीम कोर्ट ने सीधे खारिज कर दिया, जबकि दूसरी नई याचिका को सुनने के लिए 6 अगस्त के लिए लिस्ट किया गया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तीखा वार करते हुए चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत कह दी। वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक द्वेष करार दे रही है। सोशल मीडिया में ट्रोल भी हो रहा था कि चोर के दाढ़ी में तिनका। तो चोर के दाढ़ी में तिनका वाला शब्द जो है कहावत ऐसे नहीं बनता है, वो चरितार्थ भी होते हैं। तो जब ये कोई गड़बड़ नहीं किए तो क्यों हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भाग रहे हैं? आप आतंक फैला रहे हैं, आप केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप बिना साक्ष्यों के, बिना पूछताछ के एक व्यक्ति को निरुद्ध करते हैं, जेल भेज देते हैं। तो उनके ये जो सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा उसमें आपकी इस प्रकार की टिप्पणी ये बताती है कि आपको न्यायालय के बाद आपके अंदर में न्यायालय का भी सम्मान नहीं है। छत्तीसगढ़ की सियासत में कांग्रेस राज के दौरान हुए शराब घोटाले की गूंज अब चारों तरफ सुनाई दे रही है। पिछले कुछ महीनों में तमाम घोटालों की जांच की रफ्तार ऐसी तेज हुई कि अब इसकी लपटें कांग्रेस के बड़े चेहरों तक जा पहुंची है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि घोटाले की यह चिंगारी क्या भूपेश बघेल तक भी पहुंचेगी या फिर कांग्रेस इसे भी राजनीतिक बदले की कहानी बताकर सियासत करने में सफल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी, छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों चल क्या रहा है। आज इसी गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे एक बड़े और समृद्ध पैनल के साथ। पहले हमारे मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से धनंजय ठाकुर जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। धनंजय जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी भी है। रामावतार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पूरे मामले को बेहद करीब से जानने और समझने वाले छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ अधिवक्ता भगवानू नायक भी हमारे साथ है। भगवानू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रावतार जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं कि छत्तीसगढ़ में इस तथाकथित शराब घोटाले की जो राजनीतिक आग है वो कब तक फैलेगी और इसकी जद में और कितने आएंगे? पिछले 2.5 सालों से आप इस आग की लपटों को साक्षात देख रहे हैं। रावतार जी, जब तक जांच एजेंसियों की जांच चल रही है
तब तक ये राजनीतिक मुद्दा रहेगा, क्योंकि भूपेश बघेल एक कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। दूसरी ओर जो घोटाला है शराब का, चाहे अन्य घोटाले में भी उनके नाम आ रहे हैं या आने की कोशिश हो रही है, या उनके इर्द गिर्द लोग पकड़े गए हैं, इसलिए ये मामला बड़ा मामला है। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जिस तरह से भाजपा ने विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में लड़ाई लड़ी, मुद्दा उठाया, उसको जीत मिली और कांग्रेस को इसकी क्षति हुई। तो राजनीतिक मुद्दा ये तो बना रहेगा, मुझे लगता है आगामी विधानसभा चुनाव तक। ठीक है भगवान जी, जरा समझाइएगा, आप तो विधि के जानकार हैं, कि अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है तो राजनीति क्यों होनी चाहिए, और राजनीति से परे जरा ये भी बता दीजिएगा कि आवश्यकता क्या पड़ गई कि सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा पूर्व मुख्यमंत्री को। आदरणीय डॉक्टर साहब, देखिए ये छत्तीसगढ़ का एक बड़ा मामला है और शराब स्कैम में पूर्व में भी आप देखेंगे पूर्व आबकारी मंत्री आदरणीय कावासी लखमा जी जेल में हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो भी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता है, उनके सुपुत्र अंदर है। और हालांकि ये कानूनी उनका अधिकार है और वो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो देश का सर्वोच्च न्यायालय, जिसे देश का सबसे बड़ा न्याय का मंदिर कहते हैं, वो अपने कानूनी जो रिमेडी है, अभी तक मुझे अभी जो जानकारी मिली है कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 32 जो हमारे मौलिक अधिकारों का जो है ना रक्षा करता है, ये एक अद्वितीय प्रावधान है भारतीय संविधान में, जिसे हम इसको पूरे भारत के संविधान का हृदय या आत्मा भी कहते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि दो तीन जो बड़े मामले हमने जो अखबारों में पढ़ा है कि शराब घोटाला, कोयला घोटाला, रेत घोटाला, इसमें हमारी गिरफ्तारी हो सकती है या हमें हरासमेंट किया जा रहा है, लोगों को बोला जा रहा है कि मेरा नाम लिया जाए, मेरे नाम को जोड़ा जाए। तो इन सब चीजों को लेकर के जो जानकारी हमें अभी मिली है, उन्होंने वहां जाकर के याचिका लगाई थी और कुछ एक और याचिकाएं भी लगी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप थ्रू चैनल आइए, और देश में हमारी व्यवस्था है न्यायिक प्रक्रियाओं की, सेशन न्यायालय है, हाई कोर्ट है, तो एक प्रोसेस से आकर के हमारी बात रखें। ऐसे में तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा और जो सक्षम व्यक्ति है वो तो आ सकता है, लेकिन जो गरीब लोग है वो कैसे आएंगे। इस प्रकार की जो जानकारी है पूरे मामले में सुनने को मिल रही है। अब आने वाले समय में इसमें भूपेश बघेल जी क्या कदम उठाएंगे, ये सब लोग देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, पक्ष विपक्ष सब देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ईडी की कार्रवाई पे कई टिप्पणियां की गई। क्या उसी का परिणाम है कि पूर्व मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए पहुंच जाते हैं और वाया चैनल आने के लिए कह दिया जाता है? और बड़ी बात ये कि जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं वैसे ही बीजेपी को चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आने लगता है। जवाब दीजिए। देखिए, असल में भाजपा ही चोर है और उसी की दाढ़ी में तिनका है, इसीलिए वो तिल मिला रहे हैं, क्योंकि उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश होने वाला है। किस प्रकार से कुटरचना करके, षड्यंत्र करके भूपेश बघेल जी की छवि खराब करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय जांच एजेंसी के माध्यम की है। अब वो चोर की दाढ़ी का तिनका उजागर हो जाएगा, इसलिए वो तिल मिला रहे हैं। भाई न्यायालय गए हैं तो न्यायालय जाने में भाजपा को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। क्या भाजपा चाहती है कि भाजपा से अत्याचार करे और लोग न्यायालय भी न जाए? ये कैसे संभव? क्या न्यायालय कार्यवाही भी भाजपा से पूछ के की जाएगी? पहली बात। दूसरी बात, आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं भगवानी जी को करेक्ट कर देता हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 2 याचिकाएं लगाई गई थी भूपेश बघेल जी के द्वारा। एक याचिका था मनी लॉन्ड्रिंग के जो धारा 50 और 63 है उसको चुनौती दी गई थी कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कोई विषय है नहीं। और दूसरी धारा जो भूपेश बघेल जी के पुत्र चैतन्य बघेल हैं, उनकी गिरफ्तारी जो अवैध तरीके से की गई उसको चुनौती दी गई और जमानत मांगी गई। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो जमानत और गिरफ्तारी को चुनौती देना है जिसके लिए हाई कोर्ट में दीजिए, और धारा 50 और 63 जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को चुनौती दी गई है उसकी सुनवाई करेंगे। इसके साथ साथ एक और विषय पर जो धारा 44 है उसके विषय में भी वहां पे याचिका लगाई गई है, तो उसकी भी सुनवाई 6 तारीख को होगी, क्योंकि धारा 44 की जो याचिका है वो वहां पे पहले से चल रही है, उसमें सुनवाई, तो उसी के साथ ज्वाइंट होकर उसको सुना जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कह रही कि घोटाला हुआ है तो इनको न्यायालय में सबूत रखना चाहिए। 90 दिन में जमानत की प्रक्रिया आपको फाइल पुटअप करना पड़ता है न्यायालय में। 3 साल हो गए,
जो 90 दिन के जो संवैधानिक अधिकार है कि 90 दिन में आपको जांच एजेंसियों को न्यायालय के समक्ष डायरी रखना है, आज तक आप नहीं रख पाए क्योंकि आपका सबूत नहीं, आपको षड्यंत्र करना है, आपको तिरस्करण करना है, तो इनको पीड़ा क्यों हो रही है? धनंजय जी जवाब ले लेता हूं। राजीव जी, धनंजय जी ने बेहद गंभीरता से कहा कि साहब बीजेपी खुद चोर है, कोट अनकोट करके कह रहा हूं, और आपको इसीलिए अपनी दाढ़ी में तिनका नजर आता है। और अगर भूपेश बघेल जी को उनके मौलिक अधिकार, संवैधानिक राइट्स पे कहीं खतरा नजर आता है, वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, क्यों आप फिर दूसरे की दाढ़ी टटोलने लगते हैं? राजीव जी जवाब दीजिए। दाढ़ी टटोलने की बात नहीं है डॉक्टर साहब, बात है 2600 करोड़ रुपए के लूट की, और एक सिंडिकेट बनाकर, एक जमात बनाकर जिस प्रकार से अलग अलग जिलों में जो राजस्व की लूट हुई है, संगठित लूट हुई है, उस लूट को हम बर्दाश्त कर लेते हैं। उस लूट को हम बोल दें कि आप मुख्यमंत्री हैं, आपका परिवार मुख्यमंत्री, हम छोड़ दें, हम भूल जाए लालू यादव के चारा घोटाले के, जो आज तक लालू यादव को बिल्कुल ट्रायल किया जा रहा है और कभी जमानत पर रहते हैं, कभी उनके किया जाता है। हम AR तूले के भूल जाए जो देश का सबसे बड़ा सीमेंट घोटाला किए थे। आप अगर मुख्यमंत्री हैं और आप ये सोचते हैं कि आप कानून से परे हैं, तो ये दुर्भाग्य है। ठीक है, वो कोर्ट में गए हैं, वो न्यायालय गए हैं, मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के मित्रगण और बार बार ये कहते हैं कि हमारा ट्रायल लिया जा रहा है, हमारा मीडिया ट्रायल लिया जा रहा है, हमको घसीटा जा रहा है। कोई घसीटा नहीं जाता। कांग्रेस के तो तमाम नेता हैं, उस तमाम नेताओं में केवल इनके ऊपर ही क्यों कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि जब हम कहते थे कि ओवररेट शराब बेची जा रही, जब हम कहते कि जिले जिले में नकली होलोग्राम से शराब बेची जा रही है, जब हम कहते कि पूरी प्रणाली में भ्रष्टाचार की आंधी चल रही है, उसे रोकिए, तो उस समय कोई सुनवाई नहीं, उस समय कोई बातें नहीं कही गई। जिस प्रकार से विसल ब्लोअर्स लगातार अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कह रहे थे कि घपला हो रहा है, घोटाला हो रहा है, उस समय यदि संज्ञान लेते तो आज यह दिन नहीं आता है। और देखिए, भारत की न्यायिक व्यवस्था में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं है, और निश्चित रूप से जब न्यायालय ने संज्ञान लिया है, देखा है कि इसमें लूट हुई है, राजस्व की डकैती हुई है, तो न्यायालय ने भी कहा कि आप प्रोटोकॉल के तहत आइए, अपने आप आइए, उसमें कोई बात नहीं, सबका नैतिक अधिकार है। मैं इसमें बिल्कुल मैं मानता हूं नम्रता से। धनंजय जी जरा जवाब दीजिएगा। राजीव जी गंभीरता से, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जिम्मेदार प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं ना साहब कि किसी को भी लूट करने की छूट कैसे दे दी जाए, आप चाहे देश के किसी भी पद पे क्यों ना बैठे हो, और न्याय के घर में, ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं, हो जाएगा फैसला। थोड़ा धैर्य रखिए, कॉपरेट करिए। देखिए, मैंने बहुत गंभीरता से भाजपा प्रवक्ता के वक्तव्य को सुना है। ये कह रहे हैं कि एक शराब दुकान में 2 काउंटर थे, कह रहे हैं कि नकली होलोग्राम था, बता रहे हैं कि क्या 2600 कुछ की करोड़ की राशि घोटाले की बात कर रही। 3 साल हो गया, 260 करोड़ रुपए नकदी कहीं जब्त हुई, 2600 करोड़ तो भूल जाइए आप। 260 करोड़ रुपए के नकदी जब्त किए हैं, 260 करोड़ भी आप भूल जाइए, 26 करोड़ रुपए नकदी कहीं जब्ती किए हैं। आप बोल रहे कि आपके पास विशल ब्यूरो की बात थी, आज वही विशल ब्यूरो जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करी तो भाजपा में बड़े पद प्राप्त कर लिए हैं सरकार में, तो आपका तो चरित्र पर्दाफाश हो गया। 90 दिन में आपको सुनवाई कर, आपको जांच करके न्यायालय में प्रस्तुत कर देना, 3 साल से ऊपर हो गया। हम तो कह रहे ना, किसी प्रकार से कोई घोटाला नहीं हुआ है, आरोप लगाकर आपने गिरफ्तार किया है, और गिरफ्तारी भी अनैतिक तरीके से किया है। जांच एजेंसियों को किस बात का डर है? भूपेश बघेल का देश छोड़ के जा रहे हैं क्या? चैतन्य बघेल देश छोड़ के जा रहे थे? 3 साल में आपने क्या कार्रवाई किया, क्या जब्त किया है? आपके पास कोई सबूत तथ्य नहीं है, और हम न्यायालय जा रहे हैं। न्यायालय जाना हमारा अधिकार है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी तकलीफ क्यों हो रहा है? आपके चोर आप बोलते हैं चोर में दाढ़ी तिनका, भाजपा नेताओं का इनका पर्दाफाश होने वाला है झूठ का। ठीक है रामवतार जी, 2600 करोड़ की बात राजीव जी भी कह रहे थे और धनंजय जी ने भी उसे दोहराया, लेकिन दर्शकों को अपडेट के साथ बता दें कि ये पूरा मामला अब कागजों में 3200 करोड़ तक पहुंच चुका है। पिछले दिनों जो स्पष्ट हुई चीजें, भगवानू जी बेहतर इस पर प्रकाश डालेंगे कि वो घोटाले जिसे 2100 करोड़ से जो शुरुआत हुई थी, अब बढ़ के 3200 करोड़ तक हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है रामवतार जी, आप जब सियासी टिप्पणी करिएगा कि नफा नुकसान सियासत में क्या, ऐसे मामलों के लंबे खींचने से। देखिए, अब देखिए नफा नुकसान 2G मामले में क्या हुआ। 2G मामला एक बड़ा उदाहरण है कि किस तरह मामला उठा, किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ और हसर क्या हुआ। तो पिछले सप्ताह जो आ रहे हैं ना कि जांच एजेंसियों से सारे लोग बरी हो रहे हैं, तो जांच एजेंसियों पे सवाल उठ रहे हैं। पहला, इसीलिए याचिका लगाई गई ऐसा लगता है, पिछले 1 सप्ताह के जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके कारण लगाया गया एक बात।
दूसरा जो है, अभी बड़े अखबार में छत्तीसगढ़ में भी छपा था, जितने मामलों में जांच हुई है, जांच चल रही है, उन सभी मामलों में अभी तक पूरक ही चालान प्रस्तुत हो रहे हैं। वास्तविक में एक भी मामले में पूर्ण चालान प्रस्तुत नहीं हुए हैं। एक सवाल ये है। तीसरा सवाल ये है कि जांच पड़ताल से जो राजनीतिक तौर पर जो नफा नुकसान वो जो होने का डर और फायदा वो दोनों है। जनता के बीच संदेश चला जाए ये भ्रष्ट नेता है, ये भ्रष्ट पार्टी, फिर उसको उबरना, उसकी छवि बहुत ज्यादा डेंट हो जाता है, तो उससे निकलना कठिन काम रहता है। तो शायद न्यायालय का या एजेंसियों का इसका राजनीतिक फायदा कोई ना ले, इसकी जांच पड़ताल समय सीमा पर हो। बिल्कुल सही। जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, तब अच्छा संकेत जाएगा। भगवानू जी जरा स्पष्ट कीजिएगा, आप विधि विशेषज्ञ हैं, बार बार ये बातें कही जा रही कि साहब 3 साल हो गए, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, चालान पुटअप अब तक नहीं हुआ, पूरक चालान पे पूरी कार्रवाइयां चल रही है। संविधान में अधिकार प्रदत्त है, कानून में इसकी उल्लेखित है लिखित में कि साहब 90 दिन में चालान पुटअप करना है। तकनीकी तौर पे जरा जानकारी दीजिए भगवानू जी। देखिए अवधेश जी, हम लोग न्यायालय में रहते हैं, पूरी कार्रवाई पर भी हम लोग ध्यान लगाते हैं। और चूंकि ईडी और एसीबी ये जो प्रकरण बनाई है, इसको एक बड़े स्कैम के रूप में उन्होंने सामने रखा है। पहले तो ये 2161 करोड़ था जी। इसको अभी एसीबी ने नई जांच में 3200 करोड़ रुपया के लगभग लाया। बिल्कुल। और ये एक ईडी और एसीबी के अनुसार जो प्रोसिक्यूशन जो केस को और एजेंसी जो बनाया है, इसमें उसको एक सिंडिकेट के रूप में कि इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और जब जब नए नए तथ्य आ रहे, नए नए लोग पकड़ा रहे हैं, तो एक एक करके 1 बाय 1 उन लोगों का चालान को पुटअप करते जा रहे हैं। रामावतार सर ने बहुत अच्छा बोला, पूरक चालान। अभी हाल में ही देखेंगे कवासी लखमा जी का चालान अभी पेश हुआ। आज चैतन्य बघेल जी का आज पेशी था, उसमें 14 दिन के लिए गया, वो 18 अगस्त को उसकी पेशी है। तो अब जैसे ही इनका जब तिथि समाप्त हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, तो इनका चालान प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है, जो एक लीगल रूप में हम लोग देखते हैं कि ईडी और एसीबी इसमें लगातार काम कर रही है, नए नए लोग उसमें आ रहे हैं। अब देखिए, इसमें तो जो डिफेंस है वो कहेगा ही कि हमको झूठा फंसाया जा रहा है, जबरदस्ती हमारा नाम लिया जाता है। वो डिफेंस में हम भी डिफेंस लायक रहते हैं, तो हम भी जाकर के कोर्ट में कहते हैं। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया, चूंकि मामला बहुत बड़ा है, मुझे ऐसा लगता है लगातार इसकी राशि भी बढ़ रही है, इसीलिए इसमें और अपराधी भी और पकड़ाए। जैसा अभी 28 आबकारी अधिकारी उनका नाम आया, उनका पूरा बेल को यहाँ सेशन में खारिज कर दिया गया। वो सुप्रीम कोर्ट में आई थिंक वो 20 या 18 तारीख को सुनवाई। ठीक, राजीव जी, अगर मामला पेचीदा है, 2161 करोड़ से बढ़ के 3200 करोड़ तक राशि पहुंच चुकी है, तो कैसे संभव है भगवानू जी के शब्दों में कि चालान पुटअप कर दिया जाए? अभी तो जांच जारी है, फिर वे राजनीतिक तौर पे दबाव बनाने की कोशिश क्यों? बताइए जरा। ये कोई राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है। देखिए, जो ईडी और सीबीआई जो जांच कर रही है, कोर्ट के ऑर्डर पर कर रही है, और जब ईडी संज्ञान ली है, तमाम तथ्यों का खंगाल रही है, तो चालान भी निश्चित रूप से पेश करेगी, जैसे कवासी लखमा जी के मामले में हुआ। और बाकी तमाम जब परतें खुल रही है, तो पूरा जो पूरक चालान की जगह स्थायी चालान भी पुटअप होगा। और देखिए, घपला घोटाला हुआ है, राष्ट्रीय मुद्दा था, आपके तमाम लोगों ने दिखाया था कि किस प्रकार से बातें हुई है। और अगर हम 100 रुपए के मामले को लेकर किसी एक्यूज को हम 420 की दर्ज करते हैं, तो इतना बड़ा मामला हुआ है, हम क्यों ये सोचते हैं कि ये राजनीतिक प्रतिशोध है? जहां ये आग दिख रही है कि इस आग की लपेटें जो चल रही है लगातार 3 वर्षों से, तो उसका धुआं उठ रहा है, और उसका धुआं में देखिए कोई बचेगा नहीं। सांझ को आज क्या हो सकता बरी हो जाए, लेकिन ये घटना हुआ है, इसके लिए छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि छत्तीसगढ़ का एक वृहद शराब घोटाला हुआ, महादेव ऐप घोटाला हुआ, रेत घोटाला हुआ। छत्तीसगढ़ में तो कहावत था, यहाँ पे स्कैम चलती है, स्कीम नहीं चल रही किसी प्रकार की। तो ये जो स्कैम चला है, उस स्कैम का जब तक दूध का दूध पानी का पानी अदालत नहीं कर देती, तब तक आपको देखना होगा कि कितने लोग इसमें। राजीव जी ने बोलते बोलते कहा कि हो सकता है कि आप बरी हो जाएं, क्या मायने इसके बताइए जरा। हो सकता नहीं, वो बरी ही होंगे। और राजीव जी कह रहे थे ना कि कोर्ट के निर्देश पर ईडी जांच कर रही, तो ऐसे भ्रम ना फैलाएं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की शिकायत के आधार पर ईडी जांच करी, जिसके पास ना तो कोई तथ्य है, ना कोई सबूत है, ना कोई प्रमाण है। कोर्ट के निर्देश नहीं दिया है। दूसरी बड़ी बात, मुझे तो बड़ा हंसी आता है, इस देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी,
छत्तीसगढ़ में आते हैं, भाषण में झूठ बोलकर चले जाते हैं कि शराब घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ। अरे आप कम से कम पद की गरिमा तो रख लेते। आप प्रधानमंत्री हो, आप जो बोल रहे जनता सुन रही है, आपका तथ्य सबूत तो होते। और उस दौरान आपने कहा, मतलब आपके पास कोई तथ्य सबूत नहीं थे, एक प्रेस विज्ञप्ति की तरह लिखे स्क्रिप्ट को आपने पढ़ दिया। आपके पास सबूत होते तो मुझे लगता है कि ईडी को 90 दिन में चालान प्रस्तुत कर डालते। लेकिन एक सेकंड जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठ बोला है, नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला है, ये ईडी, सीबीआई और ईओडब्ल्यू के आगे चुनौती है उस जनता के सामने। सत्य राजीव जी जवाब दीजिए, बेहद गंभीर सवाल, बेहद गंभीर आरोप, जवाब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है सरे रहा मारे गए आदमी को भी गवाह नहीं मिलते हैं, और कभी कभी बड़े बड़े आरोपियों मनु शर्मा नहीं बिल्कुल बिल्कुल गवाह है, और इसमें चार्जशीट भी निश्चित रूप से सामने होगा। और ये जो लूट हुई है, सिंडिकेट बनाकर जो लूट की गई है, उसको भी जनता के अदालत में हो गया फैसला, सत्ता चले गई। और आज माननीय न्यायालय के समक्ष है, माननीय न्यायालय ठीक है धनंजय जी, बिल्कुल ठीक है धनंजय जी, जनता के रुपए देख रहे हैं, ठीक है भगवानो जी, ठीक है धनंजय जी, एक मिनट ठीक है धनंजय जी, भगवानू जी, क्या ये आप आश्वस्त तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या इस ओर प्रकाश डाल सकते हैं कि ये मामला कितना लंबा खींचेगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये एक बड़ा मामले के रूप में है, ईडी और एसीबी ने लाई है, 32 अरब का मामला है, और इन्होंने एक सिंडिकेट के रूप दिया इस पूरे घटना को। और इन्होंने जो भ्रष्टाचार को बताया, ए बी सी ऐसा करके पार्ट में इन्होंने बांटा है। और लगातार अब चालान में आप देखेंगे तो नए नए तथ्य, नई नई चीजें आ रही है। हम लोग कई बार वहां पर समरी वगैरह पढ़ने को मिल जाता है। बिल्कुल। तो ये अब इसको बताना तो मुश्किल है। बिल्कुल। लेकिन जिसको भी ये गिरफ्तार कर रहे हैं, प्रकरण में जिसको आरोपी बना रहे हैं, उनका चालान, पूरक चालान वो लगातार पेश कर। ठीक है रावतार जी, 2028 छत्तीसगढ़ के लिए वो साल है जहां पे फिर से एक बार जनता की अदालत में राजनीतिक दलों को जाना है। 4 अगस्त 2025 की तारीख है, ज्यादा दिन है नहीं, मामला खींचेगा तो फिर क्या इसको समझा जाए? देखिए, जांच एजेंसियों के सामने एक चुनौती तो है, क्योंकि राजनीतिक मामले में इस तरह के तथ्य जुटाना और तथ्य जुटा के प्रस्तुत करना और अपनी विश्वसनीयता बनाना, ये चुनौतियां रहती है, चाहे किसी दल का हो, किसी राज्य का हो, कहीं का भी हो। पहली बात। दूसरा जो बात है कि ईडी को जो अधिकार है, इसको भी चुनौती तो दी गई है, इसमें भी आगामी दिनों जो है फैसला आना है। दूसरी बात। तीसरा बात जो है, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का मुद्दा बना ही रहेगा। ये एक बड़ा मुद्दा आगामी विधानसभा चुनाव तक रहेगा, ऐसा लगता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े मामलों की जांच हो रही है। एक मामले की नहीं हो रही, आधा दर्जन मामलों की जांच हो रही है। किसी मामले में क्या स्थिति है, कौन सी एजेंसी जांच कर रही है और उसके क्या परिणाम आएंगे, ये इसलिए ये चुनाव तक बड़ा मुद्दा रहा, क्योंकि लगभग चाहे पीएससी का मामला हो, चाहे धान खरीदी का मामला हो, चाहे वो कोयला का मामला हो, चाहे तो अनेक मामले में जांच चल रही। उन जांचों के कौन सा क्या निष्कर्ष आता है और क्या स्थितियां बनती, इसलिए राजनीतिक मुद्दा रहेगा। ठीक है, जहां तक कोर्ट है, कोर्ट का फैसला जो है वो महत्वपूर्ण रहेगा। कोर्ट क्या स्थिति है, कैसे रूप में आता है। ठीक है, कुल मिला के ये है कि इस पूरे मामले पे कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना होगा। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। रावतार जी आपका शुक्रिया, राजीव जी आपका शुक्रिया, भगवानू जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बात को समझिए कि एक ऐसा तथाकथित शराब घोटाला जिसकी जांच पिछले कई सालों से चल रही है, और जैसे जैसे ये जांच आगे खींचेगी वैसे वैसे इसमें सियासी मोड़ भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जब जब चालान पेश होगा, जब जब इस पे बयान लिए जाएंगे, तब तब नए खुलासे होने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन तमाम राजनीतिक गलियारों से बढ़ते हुए सवाल अंततः कोर्ट की ओर टिकेगा कि कोर्ट में जाके ये मामला साबित होता है या नहीं। उसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति आगे एक नई करवट लेते हुए आगे बढ़ेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक ले नमस्कार।